everyone, how are you all? I hope you all are doing great and your study is also going great. This is Simran Kumar and I'm working in State Bank of India. So as you know कि 13,000 प्लस वैकेंसीज SBI जूनियर एसोसिएट की आ चुकी हैं. बहुत सारे कैंडिडेट उसके लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे. सभी को बेस्ट ऑफ लक. और आप अपने लेवल पे बहुत बेस्ट कर रहे हो तो अच्छे से मन लगा कि तैयारी करो, बहुत सारे मॉक्स दो और सिलेक्शन लो. तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि इस बार जूनियर एसोसिएट की बहुत सारी वैकेंसीज आई है. आपके पास में इससे ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी कभी नहीं आएगी. मतलब इससे पहले कभी इतनी ज़्यादा वैकेंसीज नहीं आई है. तो अगर आप जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो वहाँ से अप्लाई करो और अब आप जो है आपका पढ़ाई में लग जाए. क्योंकि देखा जाए तो आपके पास में ऑलमोस्ट 50 डेज SBI क्लरिकल के लिए है. प्रीलिम्स के लिए मेंस जो है उसके 1 महीने बाद होगा. तो अगर आप बिगिनर हो, आपने ऑलरेडी अटेम्प्ट दे दिया है, जो भी है, तो अभी आपका जो टाइम होगा वो होगा कि ऑलमोस्ट मैं ये मानकर चल रही हूँ कि अगर आप SBI क्लरिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो आप नोटिफिकेशन का वेट बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे. आप ऑलरेडी अपना प्रिपरेशन चालू कर रहे थे. तो अभी ये जो टाइम है आपके पास में 50 डेज. इन 50 डेज में मैं ये कहूँगी कि आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मॉक टेस्ट. आप कोई भी मॉक टेस्ट परचेज करो, लाइक आप गाइडली का मॉक टेस्ट परचेज करो, आप अड्डा का मॉक टेस्ट की, स्मार्ट कीड़ा का है, ऑलिव बोर्ड का, जो भी मॉक टेस्ट परचेज कर रहे हो ना, एटलीस्ट दिन के 2 मॉक टेस्ट तो आप लगाओ. ठीक है, 2 मॉक टेस्ट अगर लगा रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं मॉक टेस्ट लगाओ और निकल जाओ. अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, सपोज करो अगर दिन के आप 4 मॉक टेस्ट भी लगा रहे हो ना, तो वो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है. कब तक? जब तक आप उसका एनालाइज नहीं कर रहे हो. क्योंकि अगर एग्जाम में, अगर किसी ने एग्जाम क्वालिफाई किया है, कोई भी कैंडिडेट जो आप बैंकर है, अगर आप उनसे पूछोगे तो मेन हमारा जो होता है वो मॉक टेस्ट होता है. क्यों? क्योंकि हम जब ऑफलाइन जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहाँ और जब ऑनलाइन अगर मॉक टेस्ट देते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. क्यों? क्योंकि जब ऑनलाइन टाइमिंग चल रही होती है, हमारे पास में टाइम बाउंडेशंस होती है, तो हम जो है क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाते हैं कई बार. और ऑफलाइन में हमारे पास में जो क्वेश्चन होता है, पढ़ने के लिए भी टाइम लेते हैं, सॉल्व करने के लिए टाइम लेते हैं. तो मैं ये कहूँगी कि सबसे मेन जो है आपका, आपने चाहे सिलेबस आपका कितना भी कंप्लीट हुआ हो, चाहे 70%, 20%, 50% जितना भी कंप्लीट हुआ हो, आपको जो है वो मॉक टेस्ट देना है. एंड मॉक टेस्ट देने के बाद में आपका काम यहीं पे खत्म नहीं होता है. उसके बाद का जो होता है वो आपका होता है एनालाइज करना. अगर कोई भी मॉक टेस्ट दिया हो, देखो आपने, मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपने ऑलरेडी प्रिपेयर सिलेबस तो कंप्लीट ऑलमोस्ट कर लिया होगा. तो आपने नोट्स भी बनाए होंगे, आपको पता होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं हमारे मैथ्स में. टाइम इन वर्क है और स्पीड टाइम डिस्टेंस है, मिक्सचर एलिगेशन पार्टनरशिप, ये सारे जो है आपके पास में टॉपिक्स है. ठीक है, आपको सबको इनका बेसिक्स भी पता है. अगर आप टेस्ट देने जाते हो, कई बार हमारे पास में सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है. लाइक कोई जो है स्पीड मैथ्स पहले होते हैं, कैलकुलेशंस होती है वो पहले अटेम्प्ट करता है, क्वाड्रेटिक होती है, DI होती है, देन आफ्टर कोई अर्थमेटिक अटेम्प्ट करता है. और अर्थमेटिक में समटाइम ऐसा होता है कि हम, जैसे हमारे कुछ फेवरेट चैप्टर होते हैं, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस है, तो आप सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे. ठीक है, टाइम एंड वर्क का करोगे. लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि चैप्टर आते हैं, फिर भी हम ना तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं, और अगर क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी कर लेते हैं तो हमसे वो गलत हो जाता है. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको लग रहा है कि वो चैप्टर आपको आता है, उसके बेसिक्स क्लियर है, बट बार बार अगर एनालाइज करने से पता चलेगा कि इस चैप्टर का सेम क्वेश्चन जो है मैं बार बार गलत कर रही हूँ, तो आप उसको एक चैप्टर को मार्क कर लो कि मुझे टाइम एंड वर्क के हर क्वेश्चन जो है गलत हो रहे हैं, तो मुझे ये वापस से रिवाइज करना है. एनालाइज करने का मतलब ये नहीं है कि आपको ये देखना है कि हाँ भाई मैंने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 50 नहीं किए, दैट्स ऑल. एनालाइज करने का ये बिल्कुल भी ना बेसलेस तरीका है. एनालाइज करने का मेन होता है कि कौन सा टॉपिक हमें पता चल जाता है मॉक में कि ये हमारा जो है बहुत ही वीक है, ये हमारा स्ट्रांग है. अगर जो स्ट्रांग है तो उसको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं लेना है, उसको अच्छे से वाइजली उसको अटेम्प्ट करना है. क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि हाँ ये चैप्टर मुझे आता है, इस पर ध्यान नहीं देना और हम उसको भूल जाते हैं, तो हमारे बेसिक्स उसके भी जो है थोड़े से ढीले हो जाते हैं और हम वो भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते. ओवर कॉन्फिडेंस भी हमें नहीं करना है. तो अगर आप चाहो मॉक टेस्ट में, तो मॉक टेस्ट अगर 2 दे रहे हो, 3 दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, तो उसका सबसे अच्छा मेन जो होगा हमारा वो होगा कि हम मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं. अगर आप पूछोगे मॉक टेस्ट हमें कितने देने चाहिए, अगर आप देखो हर दिन के अगर 2 मॉक टेस्ट दे रहे हो, मिनिमम 2 तो आपको देने. अगर ज़्यादा कैपेसिटी हो तो आप अपनी दे सकते हो. ठीक है,
उसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हो कि कितने मॉक टेस्ट देने हैं, 2-2 करके दे रहे हो, ठीक है, तो एक मैं कहूँगी कि सेम मॉक टेस्ट आप मत दो। अगर 50 डेज है आपके पास में, तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट मत दो, अलग अलग प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट दो। क्योंकि समटाइम हमारे पास में ये होता है कि हम मॉक टेस्ट देते हैं ना, हमें पैटर्न याद हो जाता है कि इसमें इंग्लिश में इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में सबसे पहले पजल आती है, फिर सिलोजिज्म आते हैं, ये सब आते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उसके यूज टू हो जाते हैं कि ये पैटर्न में आता है, पैटर्न समझ लेते हैं। और जब कोई दूसरे टेस्ट सीरीज पर स्विच करते हैं तो वहाँ पैटर्न अलग होता है, तो हमें समझने में टाइम लग जाता है। और एग्जाम में एग्जैक्टली वही होता है कि कुछ भी पैटर्न हो सकता है, वहाँ पे फिक्स नहीं होता है। तो मैं कहूँगी कि आपको अलग अलग तरीके के मॉक टेस्ट लेने चाहिए, एक से काम आपका नहीं होगा, मेरा ये मानना है। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होते जा रहे हैं, तो जितना हो सके आप 2 या 3 मॉक टेस्ट है वो परचेज करो। उसके बाद में एग्जाम सही में क्वालिफाई करना है तो अभी से जब आप वीडियो देख रहे हो तो अभी से आप जो है अपना करंट अफेयर पढ़ना चालू कर दो। करंट अफेयर अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बेटर है, नहीं भी बना रहे हो आप, जो भी पीडीएफ ले रहे हो या फिर आप वीडियोस ले रहे हो, जो भी पेड कोर्स ले रहे हो, तो आप अपना चालू कर दो। क्योंकि आपके पास में अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो मेंस के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। रिजल्ट आने के 10 दिन बाद में आपका जो होता है मेंस कंडक्ट हो जाता है। सो आई एम श्योर कि आप अभी से जो है प्रिपेयर कर रहे होंगे मेंस के लिए। और मेंस में जो गेम चेंजर होती है, जो सब्जेक्ट होती है, वो एक जीए होती है। जीए भी आजकल इतना घुमा के पूछते हैं, इतना टफ होता है। अगर आपको ये लग रहा है कि जीए बहुत ज़्यादा टफ होती है, आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आपको लग रहा है कि देखेंगे बाद में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो बहुत ज़्यादा टफ भी होती है तो वो सिर्फ आपके लिए टफ नहीं होती, वो हर एक कैंडिडेट के लिए टफ होती है। समटाइम इट हैपन्स कि हम जीए में 10 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप बहुत सारे लोगों से पीछे हो चुके हैं, नहीं। क्योंकि एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का लेवल इस तरीके का होता है कि किसी ने चाहे कितना भी करंट अफेयर पढ़ लिया हो, एग्जैक्टली वो 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट, और कई बार तो कट ऑफ भी 1 या 2 नंबर जाती है जीए की, एग्जैक्टली ऐसा होता है। सो आई एम श्योर कि आप सभी लोग अभी करंट अफेयर के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, प्रीलिम्स के लिए मॉक्स दे रहे होंगे। अभी भी अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है मैथ्स में तो 50 डेज बहुत ज़्यादा होता है आपके लिए। देखा जाए कि डे 1 से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, कॉन्सेप्ट नहीं है, आपके रूल्स भी नहीं है, आपकी कैलकुलेशन भी, इवन अगर आपकी कैलकुलेशन या आपको स्क्वायर क्यूब रूट्स वो भी नहीं है ना, 15 डेज अगर डेली आप लर्न कर रहे हो तो वो भी आपको परफेक्टली याद हो जाएंगे। सो अभी से स्टार्ट कर दो ये सब करना। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आपको समझ में नहीं आती, आप ये देखते हो कि पहले एक बार के लिए मैं सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में मॉक टेस्ट देना चालू करती हूँ, ठीक है। तो जब आप अभी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, जस्ट फरवरी में अगर एग्जाम है तो जनवरी अगर लास्ट में अगर आप मिड जनवरी में अगर मॉक टेस्ट देना शुरू करते हो, हम उसकी यूज टू भी नहीं होते, मार्क्स कमाते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, एग्जाम पास में आना होता है, तो हम उस टाइम पे वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो शायद ये हो सकता है कि आपका बैलेंस नहीं बन पाएगा और आप बहुत सारे लोगों से पीछे चले जाओगे, क्योंकि जिसको तैयारी करनी है वो ऑलरेडी नोटिफिकेशन का वेट भी नहीं कर रहे हैं, वो पहले से कर रहे हैं। तो एटलीस्ट नोटिफिकेशन आने के बाद तो आप जो है अच्छे से प्रिपेयर करना चालू करो, तो आप सभी के लिए बेस्ट होगा। सो आई होप आप सभी को पसंद आएगा। और जो भी मैंने टिप्स दिए वो पर्सनली मैंने फॉलो किया है, एंड ये कोई इस तरीके की नहीं है कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। एग्जैक्टली ये वही चीज़ें हैं जो हर एक बैंकर, अगर कोई बैंकर बना है, कोई एग्जाम क्वालिफाई किया, उन्होंने सबने फॉलो किया है। नोटिफिकेशन का वेट नहीं होता यहाँ, रिजल्ट का वेट नहीं होता यहाँ, एक चीज़ होती है, फॉलो होती है, दैट इज़ योर प्रिपरेशन। चाहे वो मॉक टेस्ट से जो, चाहे वो आप बार बार प्रिपरेशन से दो, चाहे PDF पढ़ो, ये जो भी पढ़ो, तो ये चीज़ होती है, आपको समझ में आई होगी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू और फॉर योर फ्यूचर, कि आप जल्दी से जो है प्रिपरेशन करो और अपना सिलेक्शन लो। तब तक के लिए बाय बाय।